हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा शर्मा बीजी मिश्रा स्कूल से आप सबका वेलकम। आज कक्षा 10 में हिंदी में पाठ 4 काव्य खंड से पाठ 4 पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, पाठ को लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। पाठ का नाम है आत्मकथ्य। तो सबसे पहले कवि परिचय देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद साहू काव्य प्रेमी थे और तंबाकू का व्यापार करते थे। फारसी का प्रसाद जी ने अधिकांश अध्ययन घर पर ही रहकर किया यानी खुद से किया, घर पर ही, स्कूल नहीं गए। उन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी का गहन अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हुआ। 1889 में जन्म हुआ बच्चों और 1937 में निधन हुआ। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ यानी रचनाएं हैं चित्राधार, प्रेम पथिक, करुणालय, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। एक कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। गद्यकार यानी कहानी लेखन में अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी इनके नाटक हैं। तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। यानी इन्होंने उपन्यास भी लिखा है, कहानी भी लिखा है, नाटक भी लिखा है और कविताएं भी लिखी है। पाठ में आत्मकथ्य जो कविता है उसमें कवि ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव का मार्मिक चित्रण किया है। अपने जीवन को सामान्य बनाने के कवि ने अपने जीवन को सामान्य व्यक्ति का जीवन बताया है और उसने उन क्षणों को स्मरण किया है जब कुछ क्षणों के लिए उनके जीवन में सुख आया था। वह सुख टिक नहीं सका। अब वह उस सुख की कल्पना ही करता है। कवि को अपने जीवन में दूसरों से धोखे मिले हैं, वह अपनी जीवन कथा में उसका उल्लेख नहीं करना चाहता है। तो बच्चों, हुआ आपका कवि परिचय। आइए अब पाठ को देखिए। चलिए देखिए, पाठ को देखते हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। बच्चों, इसका आप पहले शब्दार्थ देख लीजिए। मधुप यानी भौरा, गंभीर यानी गहरा, अनंत नीलिमा सीमा रहित, विशाल नीला आकाश जिसे कह सकते हो, जीवन इतिहास यानी जीवन की कहानी, व्यंग यानी खराब ढंग से निंदा करना, उपहास यानी मजाक, गागर जीवन रूपी घड़ा, रीति माने खाली। इसका भावार्थ देखिए बच्चों। कवि अपने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्षी मार्मिक अभिव्यक्ति की कर कहता है कि मन रूपी भौरा गुनगुनाकर न जाने कौन सी अपनी वेदना की अभिव्यक्ति कर जाता है। मेरे सामने एक पर एक न जाने कितनी घनी पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं। कहने का आशय यह है कि यह जीवन नश्वर है। मैंने इसमें न जाने कितने दुख देखे हैं और न जाने कितनी निराशाएं सहन की हैं। आगे कब कहता है कि इस गंभीर और अनंत नीले आकाश के नीचे अनगिनत लोगों ने अपने अपने जीवन में इतिहास रचे हैं। उन्हें पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो स्वयं अपने बुराइयों को करके अपने ही जीवन पर कटाक्ष कर रहे हों। कटाक्ष बच्चों यानी व्यंग, और अपना मजाक उड़ा रहे हों। कभी अपने मित्रों से पूछता है कि ऐसा देखने पर भी क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी दुर्बलताएं कह डालूं। अर्थात यानी कहने का मतलब है कवि के कि मैं अपने जीवन में भोगी गई व्यथाओं और कमजोरियों को कह डालूं। ऐसा ना हो कि तुम्हें मेरे जीवन की खाली गागर देखकर बहुत सुख की प्राप्ति हो, अर्थात तुम बहुत अधिक सुख का अनुभव करने लगो, यानी बहुत प्रसन्नता हो। बच्चों, कहा जाता है कि दूसरे को देखकर किसी के दुख देखकर दूसरे जब सुखी होते हैं और किसी को दुख कर दूसरे जब दुखी होते हैं तो उसे ही असली सुख दुख
को अनुभव करने वाला माना जाता है। तो इसमें कवि को ये कहने का तात्पर्य है कि मेरे दुख को देखकर कहीं तुम्हें बहुत सुख न मिलने लग जाए। अब देखिए आगे, इसमें इस काव्य के बारे में थोड़ा विस्तार से देखिए इसमें कि इस काव्यांश का प्रतीकार्थ क्या है। प्रतीकार्थ यानी इस काव्यांश में कवि ने अपने जीवन का प्रतीकात्मक वर्णन किया है। इसका प्रतीकार्थ यह है कि इस नाशवान संसार में दुख तकलीफों का कोई अंत नहीं है, यहाँ इतिहास बनते और बिगड़ते रहते हैं। एक दूसरा प्रश्न बनता है बच्चों, कवि अपनी बीती दुर्बलताओं को क्यों नहीं कहना चाहता है। तो सीधी सी बात है कि कवि यह जानता है कि सच्चा आत्मकथा लेखक अपनी व्यथा कथा की कमजोरियों और बुराइयों को सहज और स्पष्ट रूप में वर्णित करता है, जिन्हें जानकर लोग उसका उपहास करते हैं। इसलिए कवि अपनी दुर्बलताओं को दूसरे के सामने कहना नहीं चाहता है। और एक दूसरे तरीके से प्रश्न देखिए, पद्यांश में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। तो इसमें संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी है बच्चों। मधु क्या कह रहा है और कैसे। तो मधु गुनगुनाकर मार्मिक स्वर में अपनी कहानी कह रहा है। उपयुक्त पद्यांश की शैली किस शैली में लिखा गया है। तो इसमें छायावादी शैली में लिखा गया है। पद्यांश की प्रथम पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो पहले में अनुप्रास अलंकार हुआ है। कवि के अनुसार व्यंग और मलिन उपहास करने वाले कौन है। उसके अनुसार सृष्टि का अंत इस अनंत सृष्टि का अनंत इतिहास है, जो व्यंग युक्त मलिन उपहास किया करते हैं। तो बच्चों अब आगे देखिए इसमें, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडम्बना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी यह प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। सब कठिन शब्द देखिए बच्चों। विडम्बना यानी दुर्भाग्य, अनचाही स्थिति, बिना मन का। प्रवंचना यानी धोखा। तो इसका भावार्थ देखिए बच्चों कि कवि आत्मकथा लिखने का आग्रह करने वाले अपने साथियों से कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आत्मकथा में तुम ही मेरी गागर को खाली करने वाले अपने आप को समझकर दोषी मत समझने लगो। कहने का तात्पर्य कवि का कि जो मैं अगर अपनी बातें बताऊं, आप बीती बताऊं, तो आप लोग अपने को ही दोषी न मानने लगो कि तुम्हारी ही वजह से मेरे ऊपर विपत्ति परेशानी आई। अर्थात तुम मेरे कटु अनुभवों को सुनकर रहना समझने लगो कि तुम ही मेरे जीवन को खाली करने वाले हो। तुम्ही ने मेरे जीवन रस को चुराकर मुझे हीन बना दिया है। कभी अपने स्वभाव को की सरलता को संबोधित करते हुए कहता है कि यह मेरे लिए छलावा है कि मैं अपनी सरलता की हंसी उड़ाऊं। मैं यह मानता हूँ कि मेरे स्वभाव की सरलता ही मेरे अनेक कष्टों का कारण है। कवि कहता है अगर मेरा स्वभाव सरल न होता तो मुझे इतना कष्ट प्राप्त नहीं होता बच्चों। फिर भी मैं उसका अपमान नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपनी आत्मकथा में अपनी भूलें गिनवाने या दूसरों के छल कपट की कहानियाँ सुनाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखना चाहता हूँ। बच्चों कवि कहता है कि मैं अपनी ये जो परेशानी है, प्रॉब्लम्स हैं, उसको मैं कह करके दूसरों को दुख नहीं देना चाहता हूँ, और न तो मुझे छल कपट की जैसी कोई बात आती है। तो चलिए देखिए इसके मोस्ट प्रश्न क्या बनते हैं। कभी अपनी आत्मकथा में क्यों नहीं लिखना चाहता है। तो इसका उत्तर होगा कभी अपने मित्रों के सामने अपनी दुर्बलता एवं विवशता व्यक्त हो जाने के भय से आत्मकथा लिखना नहीं चाहता है। और समझता है कि उसके स्वभाव की सरलता की हंसी उड़ाई जाएगी, उसकी भूलें सबके सामने प्रकट हो जाएंगी और उसके जीवन के निजी क्षण सार्वजनिक हो जाएंगे। चलिए बच्चों अब अगले पैराग्राफ देखिए। उज्जवल गाथा कैसे सुनाऊं, कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहीं वह सुख जिसका मैं स्वप्न सा देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। शब्दार्थ देखिए। उज्जवल सुखपूरी स्वच्छ गाथा कहानी, आलिंगन गले लगाना, मुस्किया कर मुस्करा कर। बच्चों कवि कहता है कि मैं अपनी प्रिया के साथ बिताए जीवन के मधुर क्षणों की कहानी सबके सामने कैसे बताऊं। वे तो मेरे प्रेमी जीवन की निजी अनुभूतियाँ हैं, अनुभूतियाँ जो मैंने अनुभव किया है। निजी यानी व्यक्तिगत।
क्योंकि उस काल में मैंने अपनी प्रिया के साथ, प्रिया यानी अपनी प्रेमिका के साथ, पत्नी के साथ, जो कवि को अति प्रिय थे, वो खिलखिलाकर हंसते हुए उससे बातें की। उन बातों को मैं कैसे लिखूं, अर्थात उन्हें दूसरों को कैसे बताऊं। कवि कहता है कि मुझे वह सुख नहीं मिला जिसका सपना देखकर मैं जाग गया। और सुख ऐसा था जो मेरे आलिंगन में आते आते मुझसे दूर होकर मुस्कुराकर भाग गया। कवि के कहने का तात्पर्य है बच्चों कि जैसे ही मुझे सुख अनुभव होने वाला था वैसे ही वो मुस्कुराकर भाग गया। यानी जैसे मैं गले लगाने वाला था उसको, अपनी प्रिया को, वैसे ही वो मेरी आँख खुल गई और मेरे सपने टूट गए। तो चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या है। जिसके करुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में उसकी स्मित पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरे कंथा की। बच्चों इसका देखिए शब्दार्थ। अरुण कपोलों, अरुण कपोलों यानी लाल गालों, कपोल यानी गाल, अरुण यानी लाल, मतवाली मस्त, अनुरागिनी प्रेम करने वाली, मधुमाया मधुर मोहकता, स्मृत पाथे स्मृत रूपी संबल, पंथा रास्ता, सीवन सिलाई, कंथा गुदड़ी अंतर्मन। कवि क्या कहता है, इसका भावार्थ देखिए। कवि स्मरण कर कहता है कि मेरी प्रिया के लाल लाल कपोल इतने मतवाले और सुंदर थे कि प्रेममयी उषा भी अपनी सुगंधित मधुर लालिमा उसी से उधार लिया करती थी। प्रशंसा कर रहा है बच्चों कवि अपने किसकी, प्रिया की, प्रेमिका की, पत्नी की। कहने का भाव है कि मेरी प्रिया के लाल लाल कपोल उषाकालीन लालिमा से भी सुंदर थे। कवि कहता है कि आज उसी प्रेमिका की स्मृतियां मुझ जैसे थके पथिक के लिए संबल बनी हुई है, यानी आधार बनी हुई है, जीने का सहारा बनी हुई है। पथिक यानी यात्री, थके हुए, जो अपने को निराश मन में महसूस कर रहा है कवि। ऐसी स्थिति में हे मित्र, क्या तुम मेरी उन मधुर यादों की गुदड़ी को उधेड़ कर उनके भीतर झांकना चाहते हो, अर्थात तुम मेरी वेदनामयी स्मृतियों को जगाकर देखना चाहते हो कि उसके अंदर क्या छिपा हुआ है। अर्थात कभी अपने मित्र को संबोधित कर कहता है कि मैं जो दुखों को अपने छुपा करके रखा हूँ उसे तुम पूछ करके मेरे बारे में जानना चाहते हो, मुझे वो दुख नया कर देना चाहते हो। बच्चों इसका मोस्ट प्रश्न एक है, देखिए कि कवि कंथा से कवि का क्या आशय है। तो थके पथिक की पंथा है कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन उसके जीवन में अनेक कष्ट सहते सहते थक चुका है। एक थके पथिक का है। दूसरा प्रश्न था कि कंथा से कवि का आशय। तो कवि कंथा का अर्थ गुदड़ी है, जो बिछौना जिसे जानते हैं, निर्धनता का प्रतीक। कवि का जीवन भी सामान्य तथा व्यथा विपदाओं का जीवन भी सामान्य गुदड़ी के जैसे ही है, नगण्य है, उसमें किसी प्रकार की महानता नहीं है। यानी कभी अपने को महान नहीं समझता है, एक मामूली सा गुदड़ी के समान, यानी बिस्तर के समान, बिछौना जिसे कहते हो बच्चों, उसके समान खुद को मानता है। अगला देखिए, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, और अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। बच्चों शब्दार्थ देखिए। औरों यानी दूसरों की, मौन यानी चुप, आत्मकथा अपने जीवन की कहानी स्वयं कहना, व्यथा परेशानी बेचैनी। भावार्थ देखिए। कवि कहता है कि मेरे इस छोटे से सामान्य जीवन में अनेक घटनाएं घटी हैं, मैं आज उन घटनाओं की बड़ी बड़ी कहानियां कैसे कह दूं, अर्थात लिख दूं। इससे तो अच्छा मेरे लिए यही है कि मैं अपने बारे में चुप रहकर दूसरों की कथाएं सुनता रहूं। कवि अपने मित्रों से कहता है कि भला तुम मेरी भोली भाली आत्मा कथा को सुनकर क्या करोगे, उसमें तुम्हारे काम की कोई बात नहीं है, और अभी मैंने कोई महानता भी प्राप्त नहीं की है जिसके बारे में मैं अपने अनुभव लिखूं। इसके साथ ही एक बात और भी है कि इस काल में मेरे जीवन के सारे दुख दर्द और व्यथाएं शांत हैं, इसलिए मैं उन व्यथित करने वाली स्मृतियों एवं व्यथा वेदनाओं को फिर से जगा दूं, ऐसा मैं नहीं चाहता। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि कवि कहता है कि तुम
मेरी जो मेरे बारे में विपत्ति भरी कहानी है उसे तुम जानकर क्या करोगे? उसमें इतना रुचि क्यों ले रहे हो? मैंने ऐसे कोई महान कार्य तो किए नहीं है जिसे जानकर के तुम उससे कोई सीख लोगे। तो इससे अच्छा है कि उसे तुम ना ही जानो तो अच्छा है। तो ये बच्चों आपका हो गया कि पाठ 4 का काव्यखंड से। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में भी आया होगा। अब अगले वीडियो में अगला पाठ लेकर तब हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।